हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हम मेवाड़ एवं आपके जालौर और प्रतिहार वंशों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और वो कंप्लीट भी कर लिए थे हमने। आज हम बात करने वाले हैं मारवाड़ के इतिहास की। किसकी दोस्तों? मारवाड़ के इतिहास की बात करने वाले हैं आज हम। और मारवाड़ के इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मारवाड़ की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे राठौड़ों का राज था। और राठौड़ों की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी कि कन्नौज एक स्थान पड़ता है आपका यूपी के अंतर्गत। कहाँ पर? यूपी में। तो ऐसा माना जाता है कि कन्नौज से गढ़वाल वंश आया। कहाँ पर? मारवाड़ के अंतर्गत। और दक्षिण भारत से आपके राष्ट्रकूटों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी? राठौड़ों की। यानी कि कन्नौज यूपी से गहड़वाल वंश से और दक्षिण भारत से आपके राष्ट्रकूटों से, यहां से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी? राठौड़ राजपूतों की। आगे हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ के शासक हुए राठौड़ों में, वर्ष 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता से कन्नौज से मारवाड़ आया। कौन? राव सिहा। कौन आता है? 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता करने, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत पालीवाल ब्राह्मणों की, आपको पता होगा कि पालीवाल ब्राह्मण जो हैं पश्चिमी राजस्थान में खड़ीन की खेती करते हैं। कौन सी खेती करते हैं? खड़ीन। खड़ीन की खेती होती है, उसको कौन करते हैं? पालीवाल ब्राह्मण करते होंगे, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो खड़ीन की खेती किन के द्वारा की जाती है? तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। तो 1240 ईस्वी में राव सिया जो होते हैं वो आते हैं आपके कहाँ पर? कन्नौज से मारवाड़। और वहां से आने के बाद में अपनी राजधानी बनाते हैं। किसको? खेड़ को। बाड़मेर के अंतर्गत एक स्थान पड़ता है खेड़, उसको अपनी ये राजधानी बनाते हैं। वहां पर ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, अपने शासन का संचालन करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि उस समय इतना विकास तो नहीं हुआ होगा वहां पर, लेकिन जो भी था तो ये एक तरीके से लीडर थे उस समय वहां के। किसके? मारवाड़ के। तो इनका कालांतर में इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी छतरी बनी हुई है। बीठू नाम का एक स्थान है, ये पड़ता है आपका पाली में। कहाँ पर पड़ता है? पाली में है। तो बीठू नाम का स्थान है, वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है राव सिंह की। प्रश्न अगर बनेगा तो वो पूछ लेगा कि राव सिंह की छतरी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि बीठू पाली के अंतर्गत है। कहाँ पर है दोस्तों? बीठू पाली के अंतर्गत है। किसकी छतरी? राव सिंह की। आगे हम बात करते हैं इनके बाद में जो राजा बनते हैं मारवाड़ के, वो बनते हैं राव दूहड़। कौन बनते हैं? राव दूहड़ जी यहाँ के राजा बनते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपनी कुल देवी नागड़ेची माता की मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? कर्नाटक से लेकर आए थे मूर्ति को। किसको? मूर्ति को। इनकी कुलदेवी है कौन सी? नागड़ेची माता। तो यहां से दो प्रश्न बनते हैं कि एक तो नागड़ेची माता की मूर्ति को कौन लेकर आया था? तो राव दूहड़ लेके आया था। कहां से लेके आया था? कर्नाटक से लेके आया था। तो राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? तो नागड़ेची माता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? कुलदेवी। राठौड़ों की कुलदेवी। राठौड़ों की कुलदेवी की बात करें, राठौड़ों की कुलदेवी है कौन? आपकी नागड़ेची माता। ये बात ध्यान रखनी है। फिर वहां से आने के बाद में एक स्थान है आपके नागाना। कौन सा? नागाना। वहां पर ये मंदिर बनवाता है। कौन? राव दूहड़। कहाँ पर बनवाता है? नागाना में बनवाता है मंदिर। ये बात भी याद रखनी है कि नागड़ीची माता का मंदिर कहाँ है? तो नागाना में इनका मंदिर बना हुआ है। कौन बनवाता है? तो राव दूहड़ बनवाता है। और राठौड़ों की कुलदेवी है कौन? नागड़ीची माता। ये बातें याद रखनी है। आगे बात करते हैं मल्लीनाथ जी की। इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो मल्लीनाथ जी बनते हैं। मल्लीनाथ जी लोक देवता भी हैं पश्चिमी राजस्थान में। और मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है वो आपको पता होगा कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। कहाँ पर लगता है? बाड़मेर में लगता है। कौन सी जगह लगता है? तिलवाड़ा मेला। कहाँ पर लगता है? तो तिलवाड़ा मेले की हम बात करें तो लगता है आपका तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ लगता है दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। किसका? मल्लीनाथ जी का मेला।
ये जब शासक बनते हैं तो अपनी राजधानी बनाते हैं किसको, मेवानगर को। किसको, मेवानगर को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। कौन, मल्लीनाथ जी। आगे बात करते हैं राव चूड़ा की। ये प्रतिहार राजाओं ने अपनी राजकुमारी, यानी कि जब राव चूड़ा जब शासक बनते हैं मारवाड़ के, तो जो प्रतिहार जो राजा होते हैं, प्रतिहार राजा, यहाँ बात करते हैं इंदा की। किसकी, इंदा की बात करते हैं। प्रतिहार राजा हुए, अंतिम शासक थे प्रतिहार वंश के इंदा। वो अपनी राजकुमारी की शादी कर देते हैं चूड़ा के साथ में। किसके साथ में कर देते हैं, चूड़ा के साथ में शादी कर देते हैं अपनी राजकुमारी की। और मंडोर को क्या दे देते हैं, मंडोर को देते हैं वो दहेज के अंतर्गत। यानी कि मंडोर जोधपुर में पड़ता था, तो मंडोर को क्या करते हैं वो दहेज में देते हैं। कौन, प्रतिहार, प्रतिहार वंश के जो शासक हुए आपके इंदा, वो देते हैं किसको, मंडोर को दहेज में दे देते हैं। अब जो मंडोर की जो राजधानी होती है वो होती है आपकी, राठौड़ों की जो राजधानी होती है वो होती है आपकी मंडोर। जब चूड़ा को दहेज में मंडोर दे दिया गया तो चूड़ा ने अपनी राजधानी किसको भी बना लिया, मंडोर को। फिर उसके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं आपके राव जोधा। आपको पता होगा कि राव जोधा का जो शासनकाल रहा वो काफ़ी यानी कि परिस्थितियों भरा रहा। तो राव जोधा शासक बनते हैं और 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना करवाते हैं। किसकी, जोधपुर की स्थापना करवाते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार पूछा गया है प्रश्न कि जोधपुर की स्थापना किसने की थी, तो राव जोधा ने की थी। कब की थी, तो 1459 ईस्वी में की थी। ये बात याद रखनी है। आगे बात करते हैं तो इन्होंने मेहरानगढ़ के किले का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, तो मेहरानगढ़ के किले का निर्माण करवाया। और करणी माता ने मेहरानगढ़ की नींव रखी थी। ये बात याद रखनी है आपको कि मेहरानगढ़ के किले की नींव किसने रखी थी, तो करणी माता ने रखी थी दोस्तों। किसने रखी थी, करणी माता ने रखी थी। और आपको पता होगा कि करणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है आपके, तो करणी माता का मंदिर बना हुआ है देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर बना हुआ है, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। करणी माता को किसकी देवी कहा जाता है, तो चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। और बूढ़ी डोगरी भी कहा जाता है इनको। इनके मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। तो इन्होंने मेहरानगढ़ की नींव रखी थी, किसने, करणी माता ने। और मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था किसने, राव जोधा ने। और जोधपुर की स्थापना कब की थी, तो आपके 1459 ईस्वी में। चलिए आगे बात करते हैं मालदेव की। ये यहाँ का सबसे प्रतापी शासक रहा मारवाड़ का। अगर किसी शासक की अगर बात की जाएगी तो मालदेव की बहुत स्वाभिमान के साथ में की जाए, क्योंकि इसने अपने पूरे जीवन में 52 युद्ध लड़े। कितने, 52 युद्ध लड़े और 58 परगने जीते इसने। 52 युद्ध भी जीते इसने और 58 परगने भी जीते। इसका जो सबसे जो फेमस युद्ध रहा वो रहा पाहेवा साहिबे का युद्ध, जो हुआ था आपकी 1541 ईस्वी। कब हुआ था, 1541 ईस्वी में। यहाँ से प्रश्न बनता है, कई बार पूछता है एग्जामिनर कि पाहेवा साहेबा का युद्ध कब हुआ था, तो 1541 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, तो मालदेव और जैतसी के मध्य हुआ था। जैतसी उस समय बीकानेर का शासक था। कहाँ का था, बीकानेर का शासक था। जब मालदेव जब राजा बनता है तो इनके पिता थे गंगादेव। कौन, पिता गंगादेव। गंगादेव इनके पिता थे, उनकी हत्या करके ये शासक बनता है। कौन, मालदेव। फिर उसके बाद में युद्ध होता है इसका 1541 में, 10 साल बाद मालदेव और जैतसी के मध्य होता है। जैतसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, जैतसी की मृत्यु हो जाती है। और बीकानेर पर किसका कब्जा हो जाता है, तो मालदेव का कब्जा हो जाता है। किस पर, बीकानेर पर। बीकानेर पर मालदेव कब्जा कर लेता है और जैतसी युद्ध में मारा जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि जैतसी किस युद्ध में मारा गया, तो पाहेवा साहिबा के युद्ध में मारा गया। पाहेवा साहिबा का युद्ध कब हुआ था, तो 1541 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, तो मालदेव और जैतसी के मध्य हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो युद्ध होता है जो काफी फेमस रहा, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसको जैतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों, जैतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ था आपका 1544 ईस्वी में। कब हुआ था, 1544 ईस्वी में ये युद्ध होता है। कौन सा आपका, गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा, गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध कब होता है, 1544 ईस्वी में होता है। और शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि मालदेव को जब पता चला कि शेरशाह सूरी आक्रमण करने वाला है, तो शेरशाह सूरी तो मालदेव अपनी सेना तैयार करता है और मजबूती के साथ में वो युद्ध लड़ने के लिए सामने आता है।
लेकिन शेरशाह सूरी को पता रहता है कि इस युद्ध को आसानी से जीता नहीं जा सकता और इस युद्ध को केवल एक ही तरीके से जीता जा सकता है और वो है विश्वासघात। तो आपने जब जब भी आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो या फिर भारत का इतिहास पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि जितने भी मुगल बादशाह हुए सभी ने एक राजपूतों को क्षत्रियों के साथ में विश्वासघात किया और विश्वासघात करने के बाद में वो जीते, वरना अन्यथा वे नहीं जीत पाते, क्योंकि भले ही सेना कम हो लेकिन बाहुबल बहुत था राजपूतों के अंतर्गत। तो शेरशाह सूरी एक चाल चलता है और एक लेटर जारी करता है, यानी कि एक खत लिखता है और मालदेव की सेना में भेज देता है। और ये सभी सैनिकों को पता चल जाता है कि जो मालदेव की जो सेना है वो कूच करने वाली है और वो युद्ध नहीं लड़ेगी। तो और इस चीज़ की झूठी खबर को सुनकर सारे जो सैनिक होते हैं उनमें उथल पुथल हो जाती है और जो इसके दो सेनापति होते हैं मालदेव और कुंपा, इनको इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि तुम यहाँ पर हमको हरवाने के लिए लेके आए हो। अपन इनका ये बेसिकली गांव होता है जहाँ पर ये युद्ध होता है, ये इनका बेसिकली गांव होता है। तो इनकी प्लानिंग ये होती है कि हमारे गांव के पास में शेरशाह सूरी को रोकते हैं जिससे कि वो अधिकार नहीं कर ले, यानी कि वो युद्ध नहीं जीत पाए। तो इनकी रणनीति होती है। तो मालदेव को ये थोड़ा सा विश्वास हो जाता है कि जैता और कुपा मेरे साथ में धोखा करने वाले हैं। लेकिन इस चीज़ को साबित करने के लिए जब मालदेव वापस लौट जाता है तो जैता और कुपा बहुत बहादुरी के साथ में युद्ध करते हैं और युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। तो सेनापति थे शेरशाह सूरी के कल्याणमल, बीकानेर और बीरमदेव मेड़ता, यानी कि इन लोगों ने भी विश्वासघात किया। एक तरीके से ये मिले हुए थे शेरशाह सूरी के साथ में और जैता और कुपा के ऊपर झूठा विश्वासघात का आरोप लगा दिया जाता है, जिससे मालदेव दुखी होकर वापस लौट जाता है। मालदेव सिवाना चला जाता है और शेरशाह सूरी जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों? जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये कोई जीत नहीं थी, ये विश्वासघात था जो कि मालदेव के साथ में और जैता और कुपा के साथ में किया था शेरशाह सूरी के द्वारा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। मालदेव की रानी थी उमादे। इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि रूठी रानी के नाम से इतिहास में किसको जाना जाता है? तो उमादे को जाना जाता है। दोस्तों ये बात याद रखनी है। और किसकी रानी थी? तो ये आपके मालदेव की रानी थी। कौन? उमादे। उमादे के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कुछ समय अपना अजमेर के अंतर्गत भी बिताया था। अजमेर के अंदर जो अकबर का किला है जिसको हम मैगजीन दुर्ग के नाम से जानते हैं वहाँ पर, और तारागढ़ का भी किला है, तो तारागढ़ के किले में इन्होंने कुछ समय बिताया था। किसने? उमादे ने। और उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ये जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी। किसकी थी? जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी। कौन? उमादे। और इनके बारे में कहा जाता है कि भारमली नामक दासी के कारण यह मालदेव से नाराज हो गई थी। एक दासी थी भारमली और मालदेव उससे भी प्रेम करता था। वो प्रेम का कह सकते हैं कि मालदेव की प्रेम का थी भारमली। तो जब वो उसका उमादे ने देखा कि ये इसके प्रति ज़्यादा मन रखता है तो उस चीज़ से विचलित होकर वो उससे नाराज हो जाती है, किससे? मालदेव से, और उससे आजीवन बात न करने का प्रण लेती है। तो फिर उसके बाद में वो अजमेर आ जाती है और कुछ समय वहाँ पर बिताती हैं। इन्हें इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कुछ समय अजमेर के किले में बिताया। मालदेव के दरबारी विद्वानों की बात करें तो इनके दरबारी जो विद्वान थे दोस्तों वो थे आशानंद, जिन्होंने लिखा उमादे भटियाणी रानी रा कवित। कौन सी रचना है इसकी? उमादे भटियाणी रानी रा कवित इनकी रचना है। किसकी? आशानंद जी की। दूसरी इनकी कविता है बागा भारमलीरा दूहा, यानी कि बागा भारमलीरा दूहा किसकी रचना है? तो आशानंद की है। तीसरा है गोगाजीरी पेड़ी। किसकी रचना है? ये भी आशानंद जी की रचना है आपकी। कौन सी? गोगाजीरी पेड़ी। इसमें गोगा जी के गीत हैं मुख्य रूप से, यानी कि श्लोकों के माध्यम से इसको गाया जाता है। दूसरे हुए आपके ईशरदास। कौन हुए? ईशरदास जी। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है हाला झालारी कुंडलियाँ। कौन सी है? हाला झालारी कुंडलियाँ, ये इनकी रचना है। दूसरी रचना है इनकी हरिरस। और मालदेव की जो उपाधियाँ थी दोस्तों वो थी हिंदू बादशाह, हसमत वाला राजा। यहाँ से प्रश्न बना है कई बार और पूछा गया है कि हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? तो मालदेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। और हिंदू बादशाह किसे कहा जाता है? तो आपके मालदेव को कहा जाता है। ये दोनों उपाधियाँ थी और ये दोनों दरबारी विद्वान थे आपके आशानंद और ईशरदास। कौन थे दोस्तों? ईशरदास।
और मालदेव ने अपने बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया, किसके कहने पर बनाया था? तो ये अपनी प्रेमिका के कहने पर ये राजा बना देता है, किसको? चंद्रसेन को। आगे हम बात करते हैं चंद्रसेन की। तो 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया था इसने, किसने? नागौर दरबार में भाग लिया था 1570 ईस्वी में। 1581 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी, ये सारण की पहाड़ियों में सिंचाई पाली में मृत्यु हो जाती है इसकी, यानी कि एक स्थान है सिंचाई, कौन सा? सिंचाई एक स्थान है, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी जो उपाधियां हैं इनको कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, या मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये तीन चीजें हैं और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो चंद्रसेन को कहा जाता है। मारवाड़ प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो चंद्रसेन को कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है? तो चंद्रसेन को कहा जाता है। चंद्रसेन ने 1570 में अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं चंद्रसेन के बारे में। बात करें नागौर दरबार की, तो ये 1570 में आयोजित करवाया था, किसने? अकबर ने। अकबर ने इसका आयोजन करवाया था। इसका जो उद्देश्य था वो था अकाल राहत, यानी कि उस समय पर भीषण अकाल की स्थिति थी, तो उससे निपटने के लिए कुछ योजनाएं और प्लानिंग की जाए राजाओं के साथ में, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन जो मुख्य रूप से जो उद्देश्य था, इसका वास्तविक उद्देश्य कह सकते हैं, वो ये था कि राजस्थान के जितने भी राजा हैं उनको अधीनता स्वीकार करवाई जाए। और अधिकतर 4-5 रियासतों के राजाओं ने तो अधीनता स्वीकार भी की थी उस समय। तो इस दौरान अकबर जो है नागौर के अंतर्गत शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है। यहाँ से बनता है प्रश्न, प्रश्न जो बनता है वो यही बनता है कि नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। तो कब करवाया था? तो नागौर दरबार के समय 1570 ईस्वी में करवाया था। तो ये चीजें याद रखनी है। इसी के साथ में आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो आगे की शासन व्यवस्था थी, आगे के राजा थे, कौन शासन, किसने क्या शासन किया था, कैसे किया था, कौन सा युद्ध लड़ा गया था, इन सारी चीज़ों की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।